हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपका मॉक था जिसमें मैक्सिमम चैप्टर इनऑर्गेनिक के थे, एक चैप्टर फिजिकल का था जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और बाकी इनऑर्गेनिक के चैप्टर जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉल्ट एनालिसिस, इन सब सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए थे। इनमें से जितने भी डाउट्स हैं, आप ये वीडियो में जो बना रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन यदि डाउट फिर भी रह जाते हैं, जब आपने वापस से आंसर की चेक किया और आपके मैक्सिमम क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, फिर भी डाउट रह जाते हैं तो आप ब्रांच आ सकते हैं और हम बाकी डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करने के लिए बोल रहा है, किसके रिगार्डिंग। ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये है एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का कर्व है। ठीक है, अब देखो यार, रिएक्टेंट यहाँ दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है जो कि लो एनर्जी में है, कर्व में नीचे है। ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में रिएक्टेंट नीचे है, इसकी एनर्जी कम है, और प्रोडक्ट ऊपर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, क्या यही तो एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ से लेकर के इस वाले एनर्जी गैप को ही तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और वो कितना है, E1 प्लस E2 है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। कितनी है, E1 प्लस E2। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज E1 प्लस E2। बट ये बताओ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन है यार। जिसकी केमिस्ट्री का तो एक ही नारा है, केमिकल बॉन्डिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल ज़्यादा। तो यहाँ पे एनर्जी कम किसकी है, कर्व में डायग्राम में दिख रहा है आपको, एनर्जी रिएक्टेंट की कम है, क्योंकि ये नीचे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम। तो पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। सही भाई, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन में पहले का जस्ट उल्टा दिया हुआ है, तो बी तो होगा नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, नहीं भाई, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की रिलेटिवली आप यहां से देखेंगे, और वो तो सिर्फ E1 है, तो सी भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमारा एक सिंगल करेक्ट है ये, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ln K वर्सेस 1/T। बच्चा देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू AE के पावर माइनस EA/RT होता है। K क्या है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A है आर्हेनियस वेक्टर है, E है मैथ्स का टूल है भाई, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R है गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। इफ मैं दोनों साइड ln लूँ तो यही फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। और ln K वर्सेस 1/T के कर्व की बात करें तो इसका स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और यहाँ इंटरसेप्ट है कौन, ln A, तो स्लोप नेगेटिव आएगा ऊपर से। ठीक, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब बच्चों डेल्टा H क्या आना चाहिए, डेल्टा H आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। और डेल्टा H नेगेटिव कब आएगा, हमें पता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट में हीट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए, हीट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाए, तो डेल्टा H क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यह एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में इन चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, यही होता है। फॉरवर्ड का कम हो गया, बैकवर्ड का ज़्यादा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, तो भी डेल्टा H क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले कर्व ऑप्शन ए को देखें, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतना है, और प्रोडक्ट का ये कुछ, इसको मैं E2 बोल दे रहा हूं और इसको E1 बोल दे रहा हूं। बच्चों ये बताओ E2 और E1 में से आपको इस
ऑप्शन के अकॉर्डिंग E1 और E2 में ज़्यादा एनर्जी कौन सी लग रही है? E2 लग रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड और ये जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तो ज़्यादा कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ज़्यादा हुई तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन ए में ही दिख गया हमें, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा इसमें है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड कम है। फॉरवर्ड बैकवर्ड से ज़्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी, तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखना है हमें। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, compound A and B react according to the following chemical reaction. Concentration of either A or B were changed, keeping the concentration of one of them is constant and the rates were measured as a function of initial concentration. Following results were obtained. Choose the correct option regarding to question. ठीक है, ओके। तो बच्चों इन सब टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। अब जल्दी करना है नीट में, बोर्ड तो है नहीं कि आप बोर्ड के एग्जाम में इसको क्वेश्चंस करने, बट बोर्ड में भी करने के तरीके आपको क्लास में बताए गए हैं। लेकिन नीट में आपको विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से कम में इस सारे क्वेश्चंस को करने हैं, तो फिर थोड़े ट्रिक जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं उनका यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों ये ध्यान दो, हमें रेट लॉ तुरंत लिखना होता है। क्या होता है? R इज इक्वल टू के A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। यदि देख के ही ऑर्डर का पता चल जाता तो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट देने की क्या ही ज़रूरत थी। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि एलिमेंट्री है तब तक हम ऑर्डर को बता नहीं सकते। ऑर्डर को हमेशा आप एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट करते हो, और वो एक्सपेरिमेंट जब तक क्वेश्चन में दिया है तभी आप एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। तो यहां पे भी वही एक्सपेरिमेंट सारे दिए हुए। अब ये है R इज इक्वल टू के A टू द पावर X, B टू द पावर क्या है? Y, ठीक है। यहां पे मेरा सबसे पहला काम होता है रेट लॉ लिखना, जो कि मैंने लिख दिया। अब देखेंगे ऐसे दो एक्सपेरिमेंट को पकड़ो। सबसे पहले ऐसे दो एक्सपेरिमेंट को पकड़ो जहां पे A या B में से दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ऐसे दो एक्सपेरिमेंट को पकड़ो जिनमें A या B, दो रिएक्टेंट है ना, इनमें A या B में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रही हो दो एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 दिख रहा है आपको। सबसे पहले तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 क्या A सेम है ना? क्या A की कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना? और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, वाया ट्रिक मैंने आपको बताया था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 लेते हैं, ठीक है। A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, रेट कितना गुना हो रहा है बेटा? 4 गुना। तो मैं यहां पे 4 लिख दे रहा हूं, ठीक है। ट्रिक है इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, और जो चेंज नहीं होता है उसको हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो यहां पे के की जगह 1 रख दी। ये ट्रिक है बेटा, कोई ये कंसेप्ट नहीं है कि ये ऐसा करना है आपको, ये मैं बस ट्रिक बता रहा हूं कि जल्दी करके आप क्वेश्चंस को आगे बढ़े। जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसकी वैल्यू आप क्या लेंगे? 1 लेंगे। ए की कॉन्सेंट्रेशन भी फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है, तो उसकी भी वैल्यू 1 ले लें। चेंज तो हो ही नहीं रहा। 1 के पावर x दिख रहा है, लो। अब 1 के पावर 1000 भी कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। डॉट बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है भाई? डबल हो रही है। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डबल, 2 के पावर y, ठीक है। ये सारी वैल्यू तो क्या हो गई? 1, 2 के पावर y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। अरे y किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है? b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। तो चलो ये तो आ गया। अब दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट ऐसे पकड़ो। अब यहां तो a सेम था, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में a सेम था। अब ऐसे दो एक्सपेरिमेंट पकड़ो जिनमें b सेम, और पहला और तीसरे में पता चल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो बच्चों फर्स्ट एंड थर्ड देखो, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में a डबल हो रहा है। a क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। b तो सेम है ना,
और रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो रेट डबल हुआ, ए क्या है, डबल हो रहा है, और रेट कांस्टेंट तो वैसे भी चेंज नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 1 लेनी है। लेकिन बी क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या है, सेम है मेरे भाई, तो x की वैल्यू यहां से कितने आ जाएगी 1, क्योंकि 1 के पावर y तो 1 ही होगा ना, x 1 आ गया, मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आ गया 1, और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b कितना आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो वो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस वाला, ये रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो लिखना आना चाहिए। तो चलो लिखते हैं इसकी एक्सप्रेशन को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -dN2O5 अपॉन dt। अब मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ, वैसे कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, लेकिन जल्दी कर रहे हैं अपन। ये आ जाएगा 1/2 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 है कोएफिशिएंट, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2DO2 बाई dt इज इक्वल टू रेट, यही होगा, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है -dN2O5 बाई dt की वैल्यू ये रखनी है हमें, इसके जगह पे ये रखना है, और ये ना बच्चों यहाँ पे ना NO2 कर लेना, N2 तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ NO2 कर लेना, थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है, इसको NO2 कर लेना, NO2 dNO2 अपॉन dt को K2N2O5 लिखना है, और dO2 बाई dt को K3N2O5 लिखना है। तो रख दो ना, इन सब के वैल्यू की जगह ये सब रख दो, यही तो बोला है इसने, रखते हैं अपन dN2O5 बाई dt की जगह ये रखते हैं, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों, K1 इंटू N2O5 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dNO2 बाई dt की जगह क्या लिखना है, K2N2O5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 dO2 बाई dt की जगह क्या लिखना है, K3N2O5, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हटाओ इसको, तो क्या आएगा, देखो बच्चों, K1 इज इक्वल टू K2 बाई 2 इज इक्वल टू 2K3। अब ये 2 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, तो क्या आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। अरे सही है, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फॉर रिएक्शन दिस, रेट दिया है, रिएक्शन को देख करके कभी भी रेट लॉ में कोएफिशिएंट को पावर नहीं लगाते, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन ही है, क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे R इज इक्वल टू के A के पावर 1 और B के पावर 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, अरे 3 आएगा बच्चों। डायरेक्ट आप पावर्स को ऐड कर दें, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं इस पे देते क्योंकि ये ईजी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, देन T1/4 कैन बी रिटन एज, ठीक है बच्चों, देखो जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट दिया है K, हमें पता है K इज इक्वल टू 1/T, कौन सा T यहां पूछ रहा है, T1/4 पूछ रहा है, ln यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हमने मान लिया A0 या A मान लो, स्मॉल a मान लो। अब कह रहा है T1/4 क्या है, 1/4 अमाउंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गया, बचा कितना 3/4 ना, तो एक का 3/4 बचा तो 3a/4 लिखा, a बाजे 4/4 ऊपर आ जाए, ठीक है, तो क्या आ जाए भाई, K इज इक्वल टू 1/T 1/4, ये आएगा ln 4/3, T 1/4 कितना आएगा बच्चों,
कितना आएगा ln4 माइनस ln3 अपॉन के, अरे ये तो समझ रहा है, ln m बाई n, ln m माइनस ln n, ठीक है। तो ln4 की वैल्यू कितनी होती है 1.38 और ln3 की वैल्यू 1.09 अपॉन के, ये वैल्यू निकल करके आएगी 0.29 अपॉन के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो, विच ग्रुप ऑफ एटम हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस, बच्चों साइज, एटॉमिक साइज को कंपेयर करना है। यहाँ पे भाई ऊपर से नीचे आने पे अल्कली मेटल में साइज इंक्रीज होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहा। यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पे ये देखो अक्रॉस अ पीरियड है, लिथियम से बेरिलियम बोरॉन कार्बन की तरफ जाते हैं अपन, तो एटॉमिक साइज घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो ये भी नहीं रहा। ये फेकोनी यहाँ पे जेड इफेक्टिव और सिग्मा लगभग एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा डोमिनेटिंग है और सिग्मा कम डोमिनेटिंग है, ऐसा नहीं है। आयरन 3D सीरीज में जब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ते हैं तो पहले एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, फिर अचानक बीच में बराबर हो जाता है। जहां बराबर होता है ये वही तीनों एलिमेंट्स हैं जहां पे एटॉमिक रेडियस आपस में इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव और सिग्मा, जिसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, वो लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब बराबर इन द सेंस एग्जैक्ट वैल्यूज को मैं नहीं कह रहा हूं, इनको कंपेयर जब किया जाता है, कोई एक ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो हम उसके रिलेटिवली सोचते हैं, बट जब दोनों ही कंपेरेबल हैं तो यहां एटॉमिक साइज आप ये कहते हैं कि इन दोनों की लगभग सेम होती है। तो फेकोनी यहां पे आयरन कोबाल्ट निकेल की साइज आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये टिक लगा करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मीन्स बच्चों, ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से होता है। सारा खेल एफ ब्लॉक के एलिमेंट में है बच्चों। एफ ब्लॉक वाले जो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है, 58 से 71 होता है। याद करने का तरीका आप लोगों को पता है, 58 से लैंथेनाइट सीरीज की स्टार्टिंग होती है CE से, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 58, ठीक है, और फिर उसके बाद LU पे इसका खत्म होता है 71 पे, ओके। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ और तुम यूं ही लौट गए, यही है वो लैंथेनाइट सीरीज, जिसको हम लोग 4F सीरीज वाला भी कहते हैं बच्चों। इसके जस्ट पहले हमारा लैंथेनम होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 57। इनके वजह से इनके जितने भी 14 एलिमेंट है, इनके वजह से इनके जस्ट बाद, मतलब 72, 73, 74, इनके वजह से इनके जस्ट बाद वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें साइज का काफी ज्यादा मैटर होता है भाई। हमें लगता है कि ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज सेल नंबर बढ़ने से, डी ब्लॉक में बता रहा हूं, जब अपन 3D से 4D में, 4D से 5D में मूव करते हैं तो हमें लगता है कि सेल नंबर बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बट 3D से 4D में तो साइज बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4D से और 5D में मूव करते हैं जब अपन, तो 4D और 5D वालों की साइज आपस में लगभग इक्वल हो जाती है। और उसके पीछे का रीजन है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किनके वजह से होता है? इन F ब्लॉक वालों की वजह से होता है, क्योंकि F ब्लॉक के जो F सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वजह से सील्डिंग काफी ज्यादा कम होती है, ठीक, इनकी सील्डिंग काफी कम होती है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F में सबसे अच्छी सील्डिंग किसकी होती है? S वालों की, फिर P वालों की, और पुअर में D और F वाले आते हैं। F तो सबसे गया गुजरा है। और यहां पे जो सील्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? F वालों की वजह से होती है, F सबसेल वालों की वजह से होती है। पक्की बात। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा भाई? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटम ऑफ लैंथेनम एलिमेंट ड्यू टू हाई सील्डिंग ऑफ डी सबसेल। अरे डी तो होता ही नहीं है, F होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आफ्टर लैंथेनम, हाँ, बाद वालों पे होती है, उसके पहले वाले पे क्या है भाई? उसके पहले तो है ही नहीं है ब्लॉक के लोग, तो उनके वजह से पहले वाले पे थोड़ी ना इंपैक्ट पड़ेगा, उनके वजह से लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट की वजह से उनके जस्ट बाद वालों पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसी वजह से यहां पे
लैंथेनम ड्यू टू आफ्टर वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बिफोर वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ओके आगे बढ़े। फिर उसके बाद है IE1 एंड IE2 ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम आर 178 एंड 348 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये पावर में रहेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, फोर्थ लग रहा है, फॉर द रिएक्शन Mg से Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए देखो बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहते हैं। फिर मैंने इसे यहाँ से बोला तू एक इलेक्ट्रॉन मुझे और दे, इसने बोला ठीक है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और हो गया लाइफ सिंगल आला, और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कितना आया 348 है भाई। अब फाइनली हमें इस वाले रिएक्शन का आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन को ऐड करो, देखो ऑटोमेटिक यही दिखेगा, क्योंकि ये तो बाजे बाजे हो जाएगा ना बच्चों। क्या आ जाएगा, Mg से Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अरे आएंगे ना। तो अब दोनों को ऐड किया है तो एनर्जीज भी ऐड होंगे, जैसे इन दोनों एनर्जीज को ऐड करेंगे आप तो ऑप्शन आएगा 526। ठीक है, तो 10th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम आर XYZ किलो कैलोरी रेस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। बच्चों याद है ये तीनों के तीनों 3D सीरीज में ग्रुप नंबर 3 के हैं। बच्चों याद है सेकेंड ईयर लाएंगे AC, सेकेंड ईयर लाएंगे AC। टी जरा हाफ रफी, ठीक है, ऐसे एलिमेंट होते हैं, वे नवाब थे। ठीक है, चलो यहां तक पूरी बातें नहीं करते, बस हमें तो इनसे मतलब है। बच्चों ये एटॉमिक नंबर 21 होता है, ये कितना होता है 39 होता है, और ये कितना होता है 57 होता है। इसके बाद लेंथेनाइट सीरीज आती है, जस्ट 57 के बाद 58 से लेकर के 71 लेंथेनाइट सीरीज होती है, और उन लेंथेनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट की वजह से उसके बाद वालों पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, ना कि उससे पहले वाले पे। और ये उनके पहले वाले लोग हैं, अरे इनके परिवार पे थोड़ी ना इफेक्ट पड़ेगा। इनके परिवार पे तो वही ऑर्डर होगा जो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे सेल नंबर बढ़ता है और एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सेकेंड ईयर लाएंगे इसी में सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, लैंथेनम, फिर इसका, और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी, तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, स्कैंडियम का, फिर वाई का, फिर लैंथेनम का। अरे समझ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा होगा X, फिर Y, फिर Z, X, फिर Y, फिर Z, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर ग्रुप 13 के आयनाइजेशन एनर्जी का कर्व आपको बताना है कि कौन सा सही है। बच्चों यार ये सबसे पहले तो ये देखो कि ग्रुप 13 में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, अब वो पहले आपको देखना है, क्योंकि थोड़ा एटॉमिक साइज में वेरिएशन होता है एल्यूमिनियम और गैलियम में, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में भी वेरिएशन आते हैं। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा बच्चा बोरॉन का होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, बोरॉन का, फिर उसके बाद किसका होता है, फिर उसके बाद होता है गैलियम का। ठीक है, नहीं बच्चों गैलियम का नहीं, फिर उसके बाद होता है थैलियम का होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, गैलियम का होता है, सबसे लास्ट में होता है इंडियम का। ठीक है, और हमारा सेकंड लास्ट कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। ये अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा ये ऑर्डर आता है। इनको याद करने का तरीका ये होता है कि वैसे तो आप जनरली ये सोचते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आना चाहिए था, ये इस तरीके से आना चाहिए था, तो आप क्या करें, इसको 1 2 3 4 5 नंबर दे दें, ऊपर से नीचे यही तो ऑर्डर आता है, बैगन आलू गाजर इन थैला, यही तो ऑर्डर आता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 1, और ये चौथे नंबर वाला है, 5वें नंबर वाला, और यहाँ पे ये कौन से नंबर वाला है, 3 वाला, ये 2 वाला, और ये कौन सा वाला, इंडियम 4। तो 15324 कोड वर्ड याद रखो। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप 153
24 कोड वर्ड याद रखो, जिससे कि आराम से आप बता सकते हैं। 15324 आपको याद रखना है। 15324 ये आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है, ऑर्डर। तो देख लो सबसे ज्यादा बोरॉन का है, तो कर्व में सबसे ऊपर बोरॉन होना चाहिए, ऑप्शन 1 में है। फिर सबसे नीचे इंडियम होना चाहिए, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो थैलियम है नीचे, गलत बात, ये सही नहीं है। कर्व में सबसे ऊपर बोरॉन होना चाहिए, लेकिन यहां तो थैलियम को ऊपर कर दिया है, थैलियम को ऊपर कर दिया है। अरे ये कैसे जज कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इसको वाई एक्सिस पे मिलाओ, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। वाई एक्सिस पे कौन है, आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इसको यदि वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस पे सबसे ज्यादा थैलियम आ रहा है, जो कि गलत है। सी ऑप्शन में, अरे वाह, बोरॉन आ रहा है सबसे ज्यादा। फिर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, फिर थैलियम आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, गैलियम आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, फिर एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर लास्ट में कौन आ रहा है, इंडियम आ रहा है। तो यही कर्व सबसे सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस 15324 कोड वर्ड। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद विच एलिमेंट एग्जिबिट द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गिवन इन द टेबल। बच्चों क्लास में आपको बताया गया है, एक ये पहेली है, ये एक ऐसी पहेली है जिनको ऑब्जर्व करके आपको देखना होता है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहां पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, सेकंड ठीक है, थर्ड, अरे ये लगभग कितना गुना लग रहा है, कितने टाइम्स लग रहे हैं, ये लगभग लग रहे हैं आपको 4 से 5 गुना लग रहा है, ठीक है, मतलब 5 to 6 टाइम आपको देखने में लग रहा है ये डेटा सेकंड से थर्ड पहुंचने में। मतलब क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सेकंड आयनाइजेशन क्या होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, थर्ड तीसरा, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जैसे ही आप गए वैसे ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी हो। इसका मतलब वो इनर्ट हो चुका है, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर चुका है। अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पक्का है कि आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड वाला, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तभी हो सकता है जब सामने एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो इनर्ट हो चुका होगा। अच्छा, 4th और 5th के भी डेटा को देखें तो ज़्यादा डबल भी नहीं हो रहा है यहाँ तो हम दूसरे से तीसरे वाला ये जो चेंज है, 2 से 3 वाला जो चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमें पता चला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस एलिमेंट के, 2। तभी तो दूसरे से तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस है Na से Na+ बन रहा है, फिर Na+ से Na बन रहा है, मतलब पहले वाले प्रोसेस में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी है, गैसेस एटम है, तो फर्स्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन सेकंड में इलेक्ट्रॉन वापस से Na+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो फर्स्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सेकंड में एनर्जी रिलीज होगी, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ें, यहाँ पे है 4I- आयोडाइड है, ठीक है, और Hg2+ से मर्क्यूरी आयोडीन के साथ कंपाउंड बना रहा है। दोनों के, इसके भी 1 मोल लिए गए हैं और इसके भी 1 मोल लिए गए हैं क्वेश्चन में। दोनों के जो मोल लिए गए हैं वो क्या लिए गए हैं, 1। दोनों के मोल लिए गए हैं 1 मोल, इसके भी 1 मोल ही लिए गए हैं। तो कितना Hgi4 बनेगा उसके बारे में बताना है बच्चों। सबसे पहले दोनों के मोल्स दिए हैं, जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है तो हम लिमिटिंग रेजेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं, और लिमिटिंग रेजेंट का पता लगाने के लिए चुपके से इसके मोल्स में उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, मरकरी का तो 1 आ रहा है और आयोडाइड का 0.25 आ रहा है। अरे भाई, यही तो है लिमिटिंग रेजेंट, तुरंत इसको आप लिमिटिंग रेजेंट बोलेंगे। इसके 4 से इसका 1 बन रहा है, तो 1 से इसका कितना बनेगा, अरे 0.25 बनेगा।
आंसर आ गया सी। बच्चों इस ट्रिक का यूज करने के बाद इसको हटा दो, यहां का डेटा मत यूज कर लेना, नहीं तो तबाह हो जाएंगे आप, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को आगे, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद बस उसी के रिस्पेक्ट में आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन VO वेनेडियम का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बना रहा है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बताना है। बच्चों इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर। मुझे इसका एन फैक्टर चेक करना है, ये किस में जा रहा है, वेनेडियम ऑक्साइड से ही आया हुआ है, तो यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बच्चों +5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, +2 आएगा। 5 से 2 में चेंज कितने का, 3 का, लेकिन 2 वेनेडियम है भाई, तो 6 का चेंज, तो मोलर मास अपॉन क्या आ जाएगा, 6। अरे मोलारिटी मत समझना, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो मॉलिक्यूलरिटी मोलर मास डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम। इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी है, बट बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बिना बैलेंसिंग के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, बस आपको याद रखना है ITUS, इसकी टोपी उसके सर, इससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आइए देखिए कैसे, इसकी टोपी उसके सर कैसे अप्लाई किया जाए। यहाँ पे फेरिक ऑक्सलेट है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपने लिखा फेरिक ऑक्सलेट Fe2C2O4 का थ्राइस, ये है फेरिक ऑक्सलेट। इफ ये MnO4 माइनस के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है और ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बात आती है कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 है, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है। यहाँ पे इसका +2 है, और यहाँ पे मैग्नीज का क्या है, +7 है। ये है क्या, इसकी टोपी उसके सर। अरे बच्चों +7 से +2 में जा रहा है, कितने का चेंज, 5 का चेंज। मैग्नीज के एटम भी यहाँ पे एक ही है, इस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 5। तो इसका एन फैक्टर में जो चेंज आ रहा है, इसके सिर लगा दो बेटा। और यहां देखो कार्बन +3 से किस में जा रहा है, +4 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज। लेकिन कार्बन के टोटल एटम यहां पे कितने हैं, 6, तो टोटल चेंज कितने का आया, 6। तो वो 6 से मल्टीप्लाई कहां करोगे, यहां करोगे। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, इसके एन फैक्टर में जो चेंज हुआ है, इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई। अब बोल रहा है 1 मोल से कितने मोल पर मैग्नेट के रिएक्ट या ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे। अब ध्यान देना यहां पे, इसके 5 से इसका 6 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 से कितना करेगा, 6/5 जो आ जाएगा 1.2। कहीं है, ओके सही। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन दिस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस एसिड, सब कुछ दिया हुआ है। बच्चे देखो सबसे पहले इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं जैसे दिया वैसे निकाल दे रहा हूँ, बाद में अरेंज कर लेना। H3PO2 3 + x - 4 = 0, x = क्या आ गया, 1, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस एसिड में 3 + x - 6 = 0, x = +3। फिर फॉस्फोरिक एसिड में 3 + x - 8 = 0, x = 5। फिर इसके बाद H4P2O6 है, 4 + 2x - 12 = 0, x = आएगा 4। तो बस अरेंज कर लो कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इस एक्स मेथड से जब भी ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर आ रहा हो, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, उस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही आंसर होता है।
लेकिन ये एक ट्रिक है जो कि आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न उनका स्ट्रक्चर होता है, उन ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मुलेटेड एज दिस, द ऑक्सीडेशन इन नंबर ऑफ आयरन। तो देखो बच्चों, ये है ब्राउन रिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, काफ़ी सॉल्ट एनालिसिस में ब्राउन रिंग टेस्ट में इसको देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड दे रखा है और बाहर सल्फेट इंतज़ार कर रहा है। इसको मान लिया मैंने x, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 5 प्लस NO प्लस के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, यहाँ पे +1 होता है, इसके ऊपर जो होता है +1 नाइट्रोसोनियम आयन, और ये है सल्फेट -2। ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा +1, मतलब आयरन के ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +1। फिर इसके बाद है फिर से बैलेंसिंग वाला चक्कर आ गया, तो बच्चों यहाँ पे भी इसकी टोपी उसके सर कर दो, काम जल्दी हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने देर तक बैठने से अच्छा है कि जल्दी बैलेंस करो। क्या करना है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे है +2 है, यहाँ पे है +3 है, यहाँ पे है +4 है, यहाँ पे चेंज 5 का आ रहा है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे मैग्नीज में 5 का चेंज आ रहा है, तो इसका टोपी उसके सर। अच्छा, अब कार्बन में देखो, +3 से +4 में जा रहा है, चेंज कितने का, 1 का, 2 कार्बन है, तो टोटल चेंज 2 का, उससे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 2 से। ठीक है, अब बैलेंस करो, मैग्नीज कितने इधर 2, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 2, कार्बन कितने हो गए 10, तो इधर भी कार्बन हो जाएंगे 10। ठीक है, और चलो कार्बन बैलेंस हो गया। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन कितने हुए, इधर ऑक्सीजन हो गए 5 4 20, और इधर 28 हो गए, और उधर कितने हैं 20, तो 8 ऑक्सीजन कम है, तो उसके लिए आपको 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन हाइड्रोजन बुरा मान जाएगा, बोलेगा नहीं 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 मुझे बैलेंस करो, तो मैंने कहा ठीक है, ले 16H+ से बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि Z की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। लेकिन बच्चों देखो 2y यहां लिखा हुआ है और हमने लिखा है 10, तो 2y = 10, तो y = 5, Z/2 कितना लिखा है 8 है, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमें पूछा हुआ है x y z, x कितना है 2, y 5 और z कितना आएगा 16, आंसर है। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले देखिए H2O2 के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बिहेवियर के बारे में देखना है। इसके बिहेवियर के बारे में आपको देखना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है इन दोनों रिएक्शंस में। यहाँ पे इन रिएक्शन में देखिए आप H2O2, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1, और यहाँ पे क्या है -2, और यहाँ ओजोन में कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 0। अब ओजोन 0 से 0 में तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 से किस में जाएगा -2 में, तो ऑक्सीजन किस में जाएगा 0 में, मतलब ऑक्सीजन खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। तो पहले वाले में H2O2 किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट पहले वाले। दूसरे वाले में देखिए वापस से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है, भाई सिल्वर तो रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है H2O2 का रोल क्या होगा, उसको रिड्यूस कराने का, मतलब यहाँ पे भी H2O2 क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल विद द कॉन्फ़िगरेशन। देखो 3D सीरीज में जब अपन बात करते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करता है, मैग्नीज +7 तक। ठीक है, शुरुआत में स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है, फिर कम होने लगती है। तो उनमें मैग्नीज के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी और एस के इलेक्ट्रॉन को काउंट करके टोटल कितने होते हैं 7। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखने वाला कहाँ है, पहले वाले में 5 6 7 दिख रहा है, ये निकल में आता है और ये कम होने लगता है वापस से,
ये वाला मस्त चूज करना, ये गलत है, इसके साथ जाएंगे क्योंकि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है मैग्नीज वाले से। यहाँ पे n की वैल्यू आप 4th रखेंगे तो आएगा 3d5 4s2 जो कि मैग्नीज का है, और मैग्नीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 इतने टाइप के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki। बच्चों देखो ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस ये रिएक्शन बेस्ड है, इसको आपको याद करना होता है, ठीक है। जब भी कॉपर सल्फेट एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, एक्सेस, तो यहां बनता है कॉपर आयोडाइड बनता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट यहां पे कॉपर आयोडाइड बनता है। ये फर्दर इसके साथ Na2H2O3 के साथ ये फर्दर रिएक्ट करता है, बट उससे हमें मत लेना देना नहीं है, बस ये देना है कि कॉपर सल्फेट जब पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस के साथ रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? तो यहाँ पे CuI2 बनता है, ठीक है, CuI2 क्यूप्रिक आयोडाइड बनता है। आगे बढ़ते हैं। फिर विच ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों देखो आपको पता है D3 स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम में D3 किसका होता है? वैनेडियम। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे D4 सोचो जरा, D3 के बाद D4 मतलब क्रोमियम का होना चाहिए, लेकिन D4 नहीं होता, क्रोमियम का D5 होता है, D4 नहीं होता है। तो कौन सा आंसर होगा? B। और C D5 होता है भाई, किसका होता है? क्रोमियम का D5 होता है, अभी हमने देखा। 3D8 होता है, बिल्कुल होता है, किसका होता है? निकल का, इसलिए 24 का क्या होगा? B ऑप्शन। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 में द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी कॉपर +1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉपर 2+1 का क्या होता है? हाइड्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। कॉपर 2+ एक्वस और कॉपर +1 एक्वस में बात करें तो इसका ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, क्योंकि हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज होता है। तो चार्ज ज़्यादा है, चार्ज कॉपर 2+ में ज़्यादा है, इस वजह से हाइड्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो ये आयंस ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे दूसरा, इस कॉपर 2+ की स्टेबल होने का रीज़न हाइड्रेशन है, ना कि आयनाइजेशन एनर्जी I2, ये नहीं है रीज़न। और दूसरी C ऑप्शन में दिया हुआ है जनरली सॉल्ट ऑफ कॉपर 2+ आर डायामैग्नेटिक। नहीं भाई, डायामैग्नेटिक नहीं होता, कॉपर 2+ का सॉल्ट पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और साथ ही साथ कलरलेस नहीं होता, कलर भी होते हैं, कंपाउंड कलर भी शो करता है कॉपर 2+ का, इसी वजह से आप ये नहीं बोलेंगे कि ये डायामैग्नेटिक है। और SRP वैल्यू ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे आता है। जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं तो SRP की वैल्यू बढ़ती है, मतलब हाइड्रोजन के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ नेगेटिव दे रखा है, तो ये गलत है। एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When acidified solution of K2Cr2O7 is second with aqueous solution of FeSO4। देखो बच्चों, एक तरीके से ये बोल रहा है कि K2Cr2O7 जब FeSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? ठीक है, एसिडिफाइड मतलब मीडियम कौन सा है? एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है। और +6 है यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का क्या है? +2। एसिडिक मीडियम में क्रोमियम किस में रिड्यूस होता है बच्चों? +3 में रिड्यूस होता है। और आयरन ऑक्सीडाइज होगा तो कहाँ जाएगा? फेरिक में जाएगा। तो किस में रिड्यूस हो रहा है भाई? रिड्यूस टू क्रोमियम 3+, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों 3D सीरीज में हम बात करें या डी ब्लॉक में हम लोग बात करें तो ग्रुप नंबर 12 के 3 एलिमेंट होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये डी ब्लॉक के तो होते हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते अपन, ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं। तो ये और ये तो गया काम से। अब इन दोनों में कह रहा है कि कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो जानकारी के लिए बता दें, कॉपर तो +1 और +2 में दिखता है आपको, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था।
लेकिन यहाँ पे स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है +3। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d 4s2 3d1। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, 3। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फेरिक सल्फेट। बच्चों देखो, फेरिक सल्फेट इस तरीके से है, जब आप इसको हीट करेंगे, ये है फेरिक सल्फेट। यहाँ जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, और साथ ही साथ मिलता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। और सल्फर ट्राईऑक्साइड को जब आप फर्दर हीट करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पे दोनों गैसेस मिलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये हाई स्कूल के एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी है डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे भी ये रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो आओ देखें, सबसे पहले ऑप्शन ए में देखें। ऑप्शन ए में देखें तो ClO2 है, ClO2 है। यहाँ पे B, C, D सब में देखना है, सभी सेट्स पैरामैग्नेटिक होने चाहिए। उनमें से एक भी डायमैग्नेटिक निकल गया ना, तो वो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे, तो वो आंसर तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सभी सेट ऑफ पैरामैग्नेटिक होने चाहिए। देखो यार, ClO2 ना ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में आता है। ऑड इलेक्ट्रॉनिक में एक ट्रिक था कि जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। बट एक्सेप्ट B2 बोरॉन को, B2 O2 और S2 को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और O2 की बात करें तो O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और NO2 की बात करें तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है भाई, बेचारा एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए इसको भी पैरा बोलेंगे, इसको भी पैरा बोलेंगे। रही बात स्ट्रक्चर की, थी ClO2 का स्ट्रक्चर देखें, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लेकिन क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 4 गए, बचे कितने, 3। बेचारा एक ऐसी तन्हा बैठा हुआ है। और यहाँ पे O2 में भले ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी तो पेयर्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसी वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना तो लिया, लेकिन बेचारा अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसका बैठा हुआ है ऐसी। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बहुत अनस्टेबल, इस ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से छुटकारा पाने के लिए ये बेचारे डाइमराइज होते हैं। कभी को तो डाइमर बनाने के बाद भी खुश नहीं रहते। इसीलिए ध्यान रखना कि ये सब तीनों सेट ऑफ ClO2, O2 और NO2 ये तीनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इसमें O3 पहले वाले ऑप्शन में O3 मतलब O3 क्या है, डाया है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। इसमें सारे के सारे हैं, इसमें O2 तो डाया है, लेकिन सॉरी O2 तो पैरा है लेकिन ये नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, और ये तो हैं। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, ये भी नहीं। तो इस तरीके से सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। आगे बढ़ें। लुईस एसिड नेचर ऑफ BF3, X मतलब हेलोजन है, ऊपर से नीचे आने पे बच्चों BF3 की बात करें, BF3 BCl3 BBr3 और BI3 में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो बैक बॉन्डिंग, टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होने लगती है, कम होने लगती है। मान के चलते नहीं होती है, लेकिन होती है, लेकिन एक्सटेंट इतना खराब होता है। अब यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हो रही है बैक बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे 2p 3p या 2p 4p, तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बहुत कम हो जा रही है। जहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वहाँ लोन पेयर लेने की अवेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जहाँ बैक बॉन्डिंग से ही सब कुछ अच्छा हो जा रहा है तो लोन पेयर काहेगा लेगा, लोन पेयर नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। तो इन सभी में
सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? Bi3 की, क्योंकि वो चाहता है, वो ले सकता है लोन पेयर को, क्योंकि बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन BF3 में बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तो वो लोन पेयर लेने से हिचकिचाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, कह रहा हूँ कि है, लेकिन हम लुईस एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन आसानी से यहाँ पे इन चारों के रेस्पेक्ट में लोन पेयर को ले सकता है। इन चारों में बोल रहा हूँ तो Bi3 सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर नॉट एसिडिक इन नेचर। बच्चों देखो, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या जनरली क्या कहलाते हैं? एसिडिक कहलाते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी दिख रहे हैं। लेकिन इनमें से ये जो है बच्चों, ये लाफिंग गैस में होता है, लाफिंग गैस का है ये, और ये न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है, ये न्यूट्रल में आता है बच्चों, याद रखना है। जनरली मैंने इसीलिए बोला कि सारे ऑक्साइड्स को आप ये नहीं कह सकते कि सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ऐसा नहीं, जनरली, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। याद करने का तरीका आपको क्लास में बताया गया है। जनाबी आली सब आसान पंजाबी सॉन्ग मन से गाया करें। जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, आर्सेनिक, सब इसके जितने भी ऑक्साइड हैं, मैग्नीज के, क्रोमियम के, ये सब के सब क्या है? एम्फोटेरिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस इन वाटर। बच्चों सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होती है नोबल गैसेस में जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो। मास ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो इन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा मास किसका सबसे ज़्यादा है? जिनॉन का है, फिर क्रोमियम का है, फिर आर्गन का, फिर नियॉन का। अरे ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज और मास दोनों बढ़ता है ना। वैसे इनर्ट गैस में कौन सा रेडियस होता है? वैन डर वाल रेडियस होता है। ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनमें कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है बच्चों, वो बताना है। पहला वाला ऑर्डर इनकरेक्ट है क्या? चेक करो बच्चों, पहला वाला ऑर्डर तो करेक्ट है। मैंने कोड वर्ड बताया था 15324, एकदम सही है, मैच करता है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, इसमें गलती कोई नहीं। सेकंड वाले में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ रहा है बच्चों। बॉन्ड एंगल, सेंट्रल एटम यहाँ पे अलग अलग है, बॉन्ड एंगल इक्वल दिया हुआ है। भाई सेंट्रल एटम अलग अलग है तो हम लोग सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं बॉन्ड एंगल के लिए। बॉन्ड एंगल के लिए 2-3 स्टेप के साथ ही क्वेश्चन में आगे बढ़ना होता है। पहले तो आप क्या चेक करते हो? हाइब्रिडाइजेशन, फिर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अच्छा, यहाँ लोन पेयर, फिर आप चेक करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है भाई, तो बॉन्ड एंगल कैसे सेम हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, टिन, जर्मेनियम, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इनमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसका होगा। और आपने इक्वल कर दिया है तो गलत बात है, ये सही नहीं हो सकता, अनर्थ है ये। हमें यही तो चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। बाकी मेटालिक करेक्टर ये सब रिड्यूसिंग नेचर, ऊपर से नीचे जाने पे रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। बच्चों ये जो है लिथियम यहाँ नहीं होगा, लिथियम यहाँ होना चाहिए, थोड़ा पीछे होना चाहिए, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर इसका बी ही है, तो आप ध्यान रखेंगे लिथियम यहाँ नहीं होगा, नीचे होगा। ऊपर से नीचे आने पे रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट चूज करना था हमें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। बच्चों देखो, ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें, ग्रेफाइट और डायमंड में बच्चों, जो ग्रेफाइट और डायमंड में आप जानते हैं कि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट में, जिस वजह से उसमें कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, और यहाँ क्या होता है? sp3, ये होता है। और जहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 है, यहाँ sp3 है, तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई हाइब्रिडेशन ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जीज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, यहाँ sp3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा?
कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। लेकिन पहले ही ऑप्शन में दिया है कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ये ही ऑर्डर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। लेकिन बाकी में ग्रेफाइट और डायमंड में थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, डायमंड में होती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में होती है, ग्रेफाइट में। अभी जो मैं बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रेफाइट और डायमंड में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। और इनमें बच्चों ग्रेफाइट और इसका डायमंड का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनके स्ट्रक्चर में ही कंडक्टिविटी का पता लगता है। इनके एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो इंटर लेयर डिस्टेंस है उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे ये पता चलता है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है। ये डेटा बेस्ड है, बट फिर भी यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन से इसको बॉन्ड लेंथ को रिलेट कर सकते हैं, और मैंने वही रिलेट किया है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, इथेन, इथीन, एसिटाइलिन। बच्चों देखो, एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इथीन में डबल बॉन्ड होता है, और बेंजीन तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। और फिर ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट भी है। फिर और कौन है, इथेन भी है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ तो किसका होगा, इतना पता है कि इथेन का होगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सबसे कम बॉन्ड लेंथ, सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ इसका होगा, और सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ इसका होगा, इथेन का। तो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम, इथेन यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है और एसिटाइलिन यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है। और किसी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, हाँ यहाँ पे भी दिख ही रहा है, सी वाले ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो चलो बी और सी में से तो एक होगा। अब कंपेयर करें, इथीन भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बेंजीन और ग्रेफाइट में आपको देखना है बच्चों, यार बेंजीन और ग्रेफाइट में, बेंजीन में डबल बॉन्ड है, ग्रेफाइट और बेंजीन में तो बात ही है, बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कम होगी और ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बस कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, ऑप्शन नंबर बी जीतेगा, ठीक है। 35 का क्या होगा, बी। अब आगे बढ़ते हैं कि सल्फर ट्राईऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि फेरिक सल्फेट का डिकम्पोजिशन होने पे आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलता है। और ये वाली रिएक्शन बच्चों ध्यान से देखो कि हैलोजन डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें आपने PCl5 के साथ रिएक्शन देखी होगी। यहाँ पे SOCl2 बनता है, HCl बनता है, SOCl2 बन गया, HCl बन गया, और POCl3 बनता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम का सल्फाइड बनता है, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं बनता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है। और इसकी बात है हाउ मेनी EDTA फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बच्चों ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल होता है, जिसको 6 लिगेंड, एक लिगेंड हो या उससे ज़्यादा लिगेंड हो, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मतलब 6 वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बार लोन पेयर सेंट्रल एटम को मिलता है। अब ये काम एक कॉम्प्लेक्स करे या एक लिगेंड करे या 2 लिगेंड करे या 3 लिगेंड करे, वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पे। और इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता कैसा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। आपको पता है EDTA जो होता है बच्चों, वो होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट मतलब कि इसकी ऑलरेडी डेंसिटी 6 है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल लिगेंड चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए होता है, 6। और जब ये खुद ही अकेला 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से एक सेंट्रल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है ऑक्टाहेड्रल, तो कितने चाहिए होंगे मॉलिक्यूल इसके, एक ही चाहिए होंगे, क्योंकि ये अकेला ही मिल करके कैल्शियम 2+ के साथ मिल करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1, ठीक है, 6 नहीं 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, IUPAC नेम ऑफ
दिस कंपाउंड। तो बच्चों यहाँ पे इस डब्बे के साइड से मूव करेंगे इधर तक, यहाँ पे निकल है और 4 अमाइन है और क्लोरीन भी है इस वाले डब्बे में। और ये अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन Cl क्या है, चार्ज है, -1 क्लोराइड के फॉर्म में होता है। अब नेमिंग इसका करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो जो लिगेंड है उसका नाम लिखते हैं। लिगेंड में सबसे पहले डब्बा ये है तो इसका नाम लिखेंगे टेट्रा। कितने बार है अमोनिया, टेट्रा, तो इसका क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। ओके, फिर है सेंट्रल एटम कौन है, निकल है, तो मैंने निकल को लिख दिया, निकल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पे निकल का 0 है, यहाँ पे +4 है, तो दोनों को जोड़ करके आधा आधा डिवाइड करें तो दोनों को 2-2 मिलेगा, तो दोनों के पास 2-2 होना चाहिए, किसी के पास 0 नहीं होना चाहिए, तो चलो 2 तो है। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 4, तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा अमाइन निकल 2 टेट्रा क्लोरो, ऐसा दिख रहा है, हरी ऑप्शन में दिख रहा है, बस BCD में दिख रहा है, ए तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। BCD में देखो टेट्रा क्लोरो इसमें भी दिख रहा है, वहां भी टेट्रामाइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो निकल है उस क्लोरीन, यहाँ क्लोराइड आयन, ये न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, तो दूसरे वाले का जो नाम लिखेंगे आप वो क्या लिखेंगे, 8। मतलब जब भी कैटायनिक या एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, याद होगा आपको, एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में आप जब नाम लिखते हैं तो सेंट्रल एटम में 8 वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ निकल के नाम में आप क्या यूज करेंगे, 8 वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निकिल 8 हो जाएगा, क्लोरो निकलेट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकल है ये नहीं होगा, यहाँ निकलेट है यही होगा, 38 का क्या हो जाएगा, C। आगे बढ़े, इन द कंपाउंड COCl3.5NH3 है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, CONH3 5 डब्बा बंद। अब टोटल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन तो अंदर आ गया, बाकी 2 क्लोरीन रहेंगे बाहर। अंदर वाले जो क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर का हिस्सा है, लेकिन बाहर वाले जो क्लोरीन है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर आयोनाइज्ड होने के लिए है। ये आयोनाइज हो सकते हैं, ये आयोनाइज्ड हो सकते हैं, बट ये आयोनाइज्ड नहीं हो सकता, ये अंदर वाला क्लोरीन। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहे हैं। ये क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहा है, लेकिन बाहर वाला सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है। ठीक है, बाहर वाला जो कि आयनाइज हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है। तो कितने क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं, 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं, तो बी और सी में से एक तो होगा। और 1 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी वाला है, 1 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी वाला है और साथ ही साथ प्राइमरी वैलेंसी वाला भी है। 1 क्लोरीन जो अंदर वाला है सेकेंडरी वैलेंसी भी है और क्या है, प्राइमरी वैलेंसी भी है। ये क्या आयोनाइज, ये वाला क्लोरीन जो है क्या ये सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट होता है और ये प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट होता है, एक अंदर का। तो 2 तो प्राइमरी वैलेंसी में है और 1 क्लोरीन अंदर का सेकेंडरी भी है और प्राइमरी भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द कॉम्प्लेक्स एंटिटीज विच फॉलो EAN रूल। EAN रूल का बच्चों फॉर्मूला होता है, आप लोग EAN देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट, यदि 36 सिडविक रूल होता है, 36, 72, ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट भी होता है, तो जिसका EAN इतना आया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो सिडविक रूल को फॉलो करता है। इससे स्टेबिलिटी जज नहीं की जाती है, बस EAN रूल देखा जाता है। यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, मैं EAN निकाल रहा हूँ बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो ये आ रहा है 36। उसी तरह यहाँ पे मैग्नीज के केस में 25 + 1 + 2 इंटू 5, ठीक है, माइनस होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ऑलरेडी मैग्नीज के ऊपर -1 का चार्ज है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 36 आ रहा है। उसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर 28 + 0 + 2 इंटू क्या आएगा, 4, ये भी 36 आ रहा है। तो सभी के सभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
आगे बढ़े बच्चों, देखो इसमें है कि रेडिकल्स दे रखे हैं और वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो दे रखा है। बच्चों याद रखना होता है, ये सॉल्ट एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से रेडिकल कौन से ग्रुप में आते हैं। ग्रुप 1 में, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड बी, और सबके एक ग्रुप रिएजेंट भी होते हैं। याद करने के तरीके अपने अपने हैं। आज होगा प्रभात, इस तरीके से लोग याद करते हैं, उनके रिएजेंट को याद रखते हैं, उनके कलर भी याद रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। सॉल्ट एनालिसिस का कुछ पार्ट, कुछ नहीं मैक्सिमम पार्ट ऐसा है जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी उन्हीं रेडिकल्स में से है। हर रेडिकल को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है बच्चों, ये याद रखना है। ए जो है मैग्नीज 2+ जो है वो कौन से वाले ग्रुप का है, ग्रुप 3 का है, ठीक है। और जो बी है, ये जो आर्सेनिक है, वो है ग्रुप 2 बी का है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर 2+ की बात करें तो ये है ग्रुप 2 का होता है, 2 ए में आता है। और फिर कौन बचा, एल्यूमिनियम की बात करें तो बचा क्या, ग्रुप 4, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, कलरलेस गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। यहाँ दिया हुआ है कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट है, क्यूप्रिक है, ये मतलब ये है क्यूप्रिक है, ये है क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज रिड्यूस टू क्यूप्रस। क्यूप्रस मतलब दिस, ये है क्यूप्रस बोरेट है इन ल्यूमिनियस फ्लेम। हाँ, ल्यूमिनियस फ्लेम को ना रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग फ्लेम भी इसको ना आप यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ल्यूमिनियस, ठीक है, फ्लेम, या इसी को रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्यूप्रिक मेटाबोरेट रिड्यूस होकर के इसमें बदल जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लेकिन स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है कि क्यूप्रस मेटाबोरेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोरिक एनहाइड्राइड। नहीं, ये सारी रिएक्शन आपको बोरॉक्स बीड टेस्ट, जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहां देखने को मिलता है, बोरॉक्स बीड टेस्ट में मिलता है। और ये तो सही है कि क्यूप्रस मेटाबोरेट मिलता है इससे, ल्यूमिनियस फ्लेम से या रिड्यूसिंग फ्लेम से, बट यहाँ पे इसे यहाँ लिखा हुआ है कि हीटिंग बोरिक एनहाइड्राइड को हीट करने पे क्यूप्रस मेटाबोरेट मिले, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे साथ में ये लिखा हुआ है नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों ये क्या है, हाँ ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा टेस्ट कौन से एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस लेज़ेग्ने टेस्ट की बात करें तो ये नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस टेस्ट का। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है इसके डिटेक्शन के लिए। अब उसके बाद बात करें फिर कॉपर ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए। कार्बन के डिटेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है स्पेशली हैलोजन को डिटेक्ट करने के लिए। हैलोजन को डिटेक्ट करने के लिए आप कॉपर ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, 4th, इसका था 1st, ये वाला ऐसा नहीं है, इसको यहाँ से, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कार्बन के लिए, इसका हैलोजन के लिए। और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट विद द एसिडिक एसिड एंड लेड एसिटेट, वो यूज़ किया जाता है सल्फर के लिए। सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप मैच करा लें, इसको याद रखना है होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेस्ट कौन से एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना है, सॉल्ट एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे बढ़े, फिर व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन देन सोल प्रोड्यूस्ड इज, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं। तो क्या बनेगा,
क्या बनेगा, AgI बनेगा, ठीक है, AgI बनेगा और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड हमेशा एक्सेस में है, तो ये तो बना, लेकिन इसके चारों तरफ एक्सेस वाले पार्ट से कौन आया, ये एनायन जो कि ज़्यादा अमाउंट में है, वो इसके चारों तरफ क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है आयोडाइड का। तो AgI और I- टाइप का सोल बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ए वाले में। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन द सीक्वेंस व्हेन द एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड इन स्लैग लाइम। बच्चों देखो, स्लैग लाइम तो ये होता है, जब आप स्लैग लाइम में CO2 को पास करते हैं तो सबसे पहले तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वही कैल्शियम कार्बोनेट वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके और वाटर के साथ मिल करके बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं 2 स्टेप्स में। तो पहले क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर बाद में क्या मिलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप घर पे जा करके अच्छे से एक बार, जब आपके टेस्ट में जो भी गलतियां हुई हैं उनको अच्छे से लिख लें अपनी गलतियों को, कि इस क्वेश्चन में आपने ये गलती की थी, क्योंकि आपको देख करके आंसर समझ में तो आ जाएंगे कि ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन जब आप खुद उससे सॉल्व नहीं करेंगे, उन्हीं डाउट्स को वापस से एनालाइज नहीं करेंगे, तो फिर आपको वो क्वेश्चन वापस से आपके एग्जाम में गलत होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा ना हो, तो उस जितने भी आपके डाउट्स हैं वापस से उनको करें, और आगे आने वाले टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।